नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं YouTube प्लेटफॉर्म प्रीमियर आधार IAS एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संस्थान में CGPSC मेंस के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज के 2 पेपर्स आपने ऑलरेडी YouTube पर देख चुके हैं, जिसके हमने आंसर डिस्कशन करके आपको बताए थे। तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प भी हो रही होगी आंसर राइटिंग्स में। ये इस टेस्ट सीरीज का तीसरा पेपर था, जो कि पार्ट 3 लैंग्वेज का पार्ट 3 था, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जो कि 50 नंबर का आता है। जैसा कि आपको पता है क्या क्या क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आए थे और इसको कैसे डील करना था, क्या क्या इसके आंसर्स थे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, उन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज से नहीं भी जुड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप हमारे YouTube चैनल पे इन आंसर्स को एनालिसिस कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। यदि आपका पहला मेंस है तो आपको काफ़ी परेशानी आ रही होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूं, ठीक है। तो आप कम से कम आंसर्स को देख के, क्वेश्चन को देख के एक आंसर का पैटर्न समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो ये पहला पेपर का तीसरा पार्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पूछा जाता है, जो कि 50 नंबर का पूछा जाता है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, जिसके उत्तर आपको देने थे। ये 5 नंबर का था, जिसमें निम्नलिखित हिंदी शब्दों या अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे आपको, जो कि हिंदी में होंगे और आपको उसके छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखने थे। देखते हैं क्या क्या शब्द पूछे गए थे और उनके छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द क्या थे। तो पहला जो शब्द इसमें पूछा गया था, ये था स्वार्थी। स्वार्थी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी में स्वार्थी को अकल मुड़ा बोला जाता है। अकल मुड़ा, जो भी व्यक्ति स्वार्थी होता है तो उसको बोला जाता है कि तय भारी अकल मुड़ा है रे भाई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि क्या बोला जाता है, अकल मुड़ा बोला जाता है स्वार्थी को। गत वर्ष या ऐसा वर्ष जो कि बीत गया हो, उस वर्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो याद रखना पौर बोलते हैं। पौर साल ऐसे हो रही से, पौर साल वैसे हो रही से, ऐसे हम बात करते हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ था। पौर मैं दिल्ली घूमे पर गे रहे हूँ, वहाँ बहुत मजा इस भाई, ऐसे बताते हैं। तो गत वर्ष का मतलब क्या है, पौर से है। तो आपको एक शब्द लिखना था, पौर। इसके आंसर लिखने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे 2 तरीके हो सकते हैं, तो देखिए, एक तरीका है कि मैंने यहाँ पे सीधे सीधे गत वर्ष के नीचे उत्तर में पौर लिख दिया, ये भी तरीका सही है, गलत नहीं होगा। दूसरा है कि हम सेम इसी को उतारें कि गत वर्ष, और यहां पर मैं इसके इक्वली साइन लगा के लिख दूं पौर, पौर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहां पर बताऊं हिंदी शब्द लिखा यहां पर मैं, और हिंदी शब्द के बाजू में लिख दिया छत्तीसगढ़ी शब्द, और इसके नीचे में मैंने लिखा गत वर्ष, और इसके नीचे में मैंने लिखा इक्वल करके पौर। इस तरीके से भी मैं आंसर लिख सकता हूं। ये बेस्ट तरीका है आंसर को आपके प्रेजेंट करने का। बाकी जैसे ही वहां पे आपके पास लाइनिंग्स होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। 1 से 2 लाइन देता है तो ये आराम से आ जाएगा, आपको लिखते बन जाएगा। अगला देख रहे हैं साक्षात। तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास, तो साक्षात है। साक्षात को छत्तीसगढ़ी में संवाद बोलते हैं। ऐसा आपने कई बार अपने पूर्वजों से या जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनसे सुना होगा कि भाई मैं अचानक देखूं कि भगवान है संहात मोर संग्रह संहात मोर एकदम सामने में प्रकट होगी से। तो ये साक्षात का मतलब ही क्या है, संहात है, मतलब बिल्कुल एकदम सामने आपके साथ कोई चीज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, साक्षात बोलते हैं। इसी के लिए छत्तीसगढ़ी वर्ड संहात का प्रयोग किया जाता है। अन्यत्र मतलब किसी अन्य जगह के लिए हम अंत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत प्रचलित शब्द है। जब हम किसी नाम को नहीं भी बताना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोल देते हैं भाई मैं अंत्य जाता हूँ यार, बाद में बात करी हूँ, ऐसे बोल देते हैं। तो अंत्य का मतलब क्या है, कहीं जा रहा हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, अन्यत्र जा रहा हूँ। या फिर ऐसे बोल दिए कि भाई वो सामान है तो अंत्य रखे रही यार, मैं नहीं देख पाया, ठीक है, मतलब दूसरी जगह रखा हुआ था तो मैं नहीं देख पाया, इस प्रकार से बताते। तो अन्यत्र शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी में, अंत्य शब्द का प्रयोग होता है। अगला देखिए, 5वां वर्ड था लोमड़ी। लोमड़ी एक जानवर है और इसके लिए छत्तीसगढ़ी में खेखर्री शब्द का प्रयोग होता है। तो खेखर्री जो है लोमड़ी का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, याद रखिएगा। ऐसे कई वर्ड्स आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्पेशली जानवरों से रिलेटेड। सभी जानवरों से रिलेटेड आप एक बार
क्या नाम से जाना जाता है, ये जरूर पढ़ के जाएं। साथ में सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सब बहुत पूछे जाने वाले शब्द हैं। अंगों के नाम, तो स्पेशली ऐसे सारे शब्द जो हैं आपको एक बार जरूर रीड करके जाना है। आगे देखते हैं, दूसरा इसका पैटर्न था कि इसमें पूछा गया है, ये भी 5 शब्द होंगे, छत्तीसगढ़ी शब्दों या अभिव्यक्तियों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। अब आपको शब्द छत्तीसगढ़ी मिलेंगे और आपको समानार्थी कैसा लिखना है, तो हिंदी में उसके समानार्थी शब्द लिखने। जैसे पहला शब्द दिया हुआ था कूरा ससुर। कूरा ससुर का मतलब होता है जेठ। जो भाई का बड़ा भाई होता है, जिस भाई की पत्नी है, उसके लिए वो कूरा ससुर है। ठीक है, तो जेठ को ही क्या बोला जाता है, कूरा ससुर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। दूसरा हमारे पास शब्द था पोनी। पोनी बहुत प्रचलित शब्द है छत्तीसगढ़ के लिए। रुई को हम क्या बोलते हैं, तो पोनी बोलते हैं। तो आप यहां पर कपास या रुई लिख सकते थे पोनी की जगह। आगे देख रहे हैं, तीसरा शब्द था गिदराइल। गिदराइल फिर से एक पक्षी का शब्द है जिसको हम चमगादड़ के नाम से जानते हैं। चमगादड़ के लिए छत्तीसगढ़ी में गिदराइल शब्द का प्रयोग होता है। तो गिदराइल का आप समानार्थी हिंदी क्या लिखते, चमगादड़ लिखते, तो ये आंसर सही हो जाता। अगला जो शब्द है वो है मंझनिया। मंझनिया का मतलब हम सबको पता है कि दोपहर के समय को हम मंझनिया कहते हैं, कि भाई मंझनिया के बेरा हो गए है, दोपहर का समय हो गया है। ठीक है, तस्पिया, किसी भी फैसले को मैंने इस पर ये फैसला लिया, अगर ऐसा बोलना है तो मैं यहाँ एक खरबर ए तपसिया ले हवा, ऐसा बताएंगे हम। तो तस्पिया का मतलब क्या होता है, तस्पिया का मतलब होता है फैसला। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए फैसला लेना, इसका मतलब किसी भी चीज के लिए तस्पिया लेना। तो तस्पिया शब्द का मतलब क्या है, फैसला है। हिंदी में इसके लिए फैसला शब्द का प्रयोग होता है। आगे देख रहे हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के लेखक कौन है। इसके भी लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक कि सीधे सीधे मैं इसका नाम लिख दूं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रांति कुमार। दूसरा कि मैं पूरा सेंटेंस बना के बता दूं कि छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के लेखक क्रांति कुमार हैं, तो भी ये आंसर सही है। जनरली हम समय बचाने के लिए क्या करते हैं, तो सीधे सीधे नाम लिख देते हैं, तो भी गलत नहीं हुआ है, प्रॉपर नंबर मिले हैं, नंबर नहीं काटा गया है यदि आपने आंसर सही लिखा हुआ है। तो क्रांति कुमार जो है इसका सही आंसर होता। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला संस्मरण लेखिका का नाम बताइए, पूछा गया था। इसका सही जवाब है सरला वर्मा। सरला वर्मा ने सुरता के बादर नामक जो संस्मरण है वो लिखा था, और इनको क्या उपाधि प्राप्त है, तो ये पहली प्रथम महिला संस्मरण लेखिका है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या था, सरला वर्मा, सुरता के बादर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका आंसर आपके सामने। अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। वचन परिवर्तन में काफी इजी है। छत्तीसगढ़ी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम कुछ आगे पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम उसका वचन बदल सकते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा है सामने कान। कान का जो वचन बदलेंगे तो कान हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक वचन में है, और कानीन जो है, कानीन, ये इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कान बहुवचन है और कानीन जो है वो कान जो है एक वचन है और कानीन जो है ये बहुवचन शब्द है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते थे। और इसका दूसरा तरीका क्या होता, तो यहां पर हम कान के सामने लिख देते एक वचन और कानीन के सामने लिख देते बहुवचन, तो भी ये जो आंसर है वो सही हो जाता। ठीक है, अगला शब्द है दांत, और दांत का जो बहुवचन है वो होता है दांतेन। इसको भी इसी प्रकार से आप लिख सकते थे, दोनों ही पैटर्न में आप लिख सकते थे, या तो जैसा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पैटर्न में, या तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन बता के इस तरीके से लिखते तो आपका दोनों आंसर सही हो जाता। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाइए। पहला शब्द दिया है गोसिया। गोसिया एक या गोसैया बोलते हैं इसको। ठीक है, गोसैया मतलब पति होता है, और एक जाति से भी रिलेटेड करके पूछा जाता है। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है गोसिया, ये एक जाति के रूप में प्रयोग हुआ है, और इसका जो फीमेल वर्जन होगा, स्त्रीलिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, गोसाइन हो जाएगा। तो गोसिया जो है ये पुल्लिंग शब्द है। गोसिया एक व्यक्ति को बोला जाता है, एक विशेष जो बावा जाति के व्यक्ति रहते हैं उसको हम गोसाई या गोसिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। इसी की पत्नी को गोसाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं सौजनीन। सौजनीन का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, तो सौजिया हो जाएगा। तो सौजनीन और सौजनीन जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो सौजिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बदलता। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी वाक्यों में कारक को पहचान कर नाम लिखिए। आपको एक शब्द दिया है, इसमें से आपको कारक की पहचान करना था, उसका नाम लिखना था। पहला शब्द दिया था करागिरिस। इसमें कौन सा कारक है, तो आप देखेंगे तो इसमें
ये कोई भी कारक नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो हम कहेंगे कि ये कैसा शब्द है, तो ये कारक रहित शब्द है। जहां पर भी कारक का विलोप हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो इसलिए इसमें कारक कौन सा प्रयोग हुआ है, तो कर्ता कारक प्रयोग हुआ। लेकिन इसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कारक रहित है, विभक्ति रहित शब्द है, जिसमें एक्चुअल में क्या प्रयोग हुआ है, तो कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द देखते हैं, दाई ला ये बात बता दे। इसमें जो ल शब्द है ये एक विभक्ति है, और ल शब्द जहां पर भी प्रयोग होता है, जहां पर भी ल विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर कर्म कारक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ल विभक्ति है और कारक कौन सा है, तो कर्म कारक है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ी अनुवाद कीजिए। आपको एक वर्ड दिया हुआ है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ी अनुवाद कीजिए में पहला है, मैं नीम के दातुन से दांतों को साफ करता हूं। मैं लीम के मुखारी ले, ठीक है, मैं नीम के मुखारी ले, या म भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं लीम के मुखारी म दांत मल्ला साफ करता हूं, ठीक है, या मैं लीम के मुखारी ले दांत मल्ला साफ करता हूं। दोनों ही शब्द जो है वो सही हैं। मैं लीम के मुखारी म दांतला साफ करता हूं, या मैं लीम के मुखारी ले दांतला साफ करता हूं। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते थे, ट्रांसलेट कर सकते थे छत्तीसगढ़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन पूछा है, वाक्य में काल एवं वचन की पहचान कीजिए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो काल पूछा है और एक वचन पूछा है। इसको लिखने के भी और तरीके क्या हो सकते हैं, तो आप चाहे तो एक ही शब्द में यहाँ पर, जैसे राम लिख डरे रहीस, ये आपके सामने शब्द है। पहला चीज इसमें काल पहचानना है और दूसरा वचन पहचानना है। अगर हम काल देखें तो इसमें पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि ये काम पूरा पूर्ण तरीके से कंप्लीट हुआ समझ आ रहा है कि जब दृष्टा जो है वो देख रहा है, उस टाइम पर जो करता है वो उस काम को कंप्लीट कर चुका है। राम लिख डरे रहीस, मतलब उस समय तक राम ने अपना लिखने का काम कंप्लीट कर लिया था। इसलिए कैसा काल होगा, तो पूर्ण भूतकाल होगा। वहीं अगर वचन की बात करें तो क्योंकि राम ही ये काम कर रहा है, कर्ता खुद ये काम कर रहा है, तो वहां पर क्या है, एक वचन हमको दिखाई दे रहा है, तो एक वचन होगा और पूर्ण भूतकाल होगा। आगे देख रहे हैं, आशय लिखिए। यहां पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है, जनरली ये कहावत के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, और आपको उसका आशय स्पष्ट करना है। धन धरावे 3 नाम, परशु पुरुषोत्तम परशुराम। इसका आशय क्या है, तो मनुष्य का आदर धन के अनुसार ही होता है। जितना वो पैसा कमाएगा वैसी उसकी इज्जत मिलेगी, ये कहना चाह रहा है। जब धन नहीं होगा तो लोग आपको परशु कहकर बुलाएंगे, भले आपका नाम परशुराम है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास थोड़ा बहुत धन आ जाएगा तो लोग आपको परशु से पुरुषोत्तम बोलने लग जाएंगे। लेकिन जब बहुत अधिक धन हो जाएगा तो आप ही को परशुराम कहा जाने लग जाएगा, आपके एक्चुअल नेम से बुलाने लग जाएगा, वहां पर आपको विशेष इज्जत दी जाएगी। तो इस तरीके से इसका आशय क्या है कि जिस मनुष्य के पास जितना कम धन होता है उस हिसाब से, या जितना अधिक धन होता है उसके अनुसार जो है नामों में परिवर्तन देखने को मिलता है। लोगों के पुकारने के तरीके में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ये इसका आशय था, ये इसका आंसर आपको लिखना था। आगे देखते हैं, ऐन उपसर्ग का प्रयोग कर 2 छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। ये आपका क्वेश्चन था, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसमें मैंने 2 शब्द रखे हैं, आप और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ऐन बखत मतलब सही समय पर, या ऐन जवाइन मतलब भरी जवानी में। ये 2 शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो ऐन से, जो हमने क्लास में किया हुआ है। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित जनौला का अर्थ बताइए। जनौला पूछा है, जेखर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, ये कहानी ला जान में तभे देहूं पेज। ये आपके सामने क्या है, एक जनौला है जिसका मतलब क्या है, आँखी। जेकर ऊपर पाखी, आप आँख के ऊपर देखेंगे पलकें होती हैं, तो ये आँखी बोल रहा है। चना मसूर के खेत, जैसे चना का खेत होता है तो छोटे छोटे दाने होते हैं उसके अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दाने दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आँखी या आँख, ठीक है, नेत्र। रेंगे के बेर चुकिया आसन, बैठे के बेर दिया आसन, ठीक है, ये भी एक जनौला है जिसका मतलब क्या होता है, माड़ी। माड़ी मतलब आपका घुटना। घुटना इसका सही था। आप चाहो तो केवल छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो इसी के बीच में आप, इसी के बाजू में आप ये भी बता सकते हैं कि आँखी का मतलब क्या है, तो नेत्र है। माड़ी का मतलब क्या है, तो घुटना है, घुटना। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते थे। आगे देख रहे हैं, 5वां क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। पहला है, अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। ये कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां भी आपसे पूछी जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें, अवैया रिपोर्ट ला अगोरें, ठीक है, ये ई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। अवैया
रिपोर्ट ला अगोरें, ये होगा। दूसरा यहाँ पे सेंटेंस दिया है, यह विशेष चिंता का विषय है, ये हा अड़बड़े चिंता के विषय है, ये वी नहीं होगा, ये ब होगा, विषय है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, वो मुझ पर विश्वास नहीं करता, वो हा मोर ऊपर विश्वास नहीं करे, ये भी विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा, विश्वास नहीं करे, वो हा मोर ऊपर विश्वास नहीं करे। फिर देख रहे हैं, कल हम यहीं पढ़ेंगे, काली हमन यही कना पढ़बो या यही मेर पढ़बो, इस तरीके से आप लिख सकते थे, ये आपके सेंटेंस थे। आगे देख रहे हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बनिहार के लेखक कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे तो पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि बनिहार के लेखक हेमनाथ यदु जी। सेंटेंस नहीं बनाना चाहते, केवल हे बनिहार लिख देंगे और सामने हेमनाथ यदु लिख देंगे तो भी वो आंसर सही हो जाएगा। देख रहे हैं दूसरा, समकालीन विमर्श के बदले प्रतिमान किसकी रचना है? ये डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की समकालीन समग्र रूप से लिखी गई, दोनों की संयुक्त रूप से लिखी गई रचना है, जिसमें समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान लिखा गया है। याद रखिएगा, ये दोनों ही इसके लेखक हैं। संज्ञा पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, ये संज्ञा जो पत्रिका है हरि ठाकुर की पत्रिका है और इनके द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रबंधु पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राष्ट्रबंधु पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो याद रखिएगा, जब हम भाषा का विभाजन पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर और कौन कौन सी बोली आती है, तो यहाँ पर हम डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोलियों को 9 भागों में बांटा था। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? 9 भाग। आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन लास्ट होगा। 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बढ़ई के डौकी भुइयां मुसुतय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब कि किसी के घर में संसाधन बहुत है लेकिन वो खुद ही उस संसाधन का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो उपलब्धता में भी अभाव का होना, कि आपके पास सब कुछ है पर आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उसका अभाव है। तो जब बढ़ई के घर में ऑलरेडी इतनी सारी खटियां वो दूसरे को बना के देता होगा और खुद अपने ही घर में सोने के लिए खटिया नहीं है, तो यही क्या हो गया? बढ़ई के डौकी भुइयां मसूतय। ठीक है, आगे देख रहे हैं, मिंजाई के बाद अनाज और भूसा को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी आप अगर ग्रामीण परिवेश से होंगे और किसान परिवार से होंगे तो आपको पता होगा कि यदि धान से चावल को अलग किया जा रहा है, मींजा जा रहा है उसको, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ओसाना। हम अक्सर छत्तीसगढ़ी में जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हम धान ओसाए बर जावत हन। तो धान ओसाना का मतलब क्या हुआ? कि मिंजाई करवाना, उसके 2 पार्ट्स को अलग करवाना, उसके बीज को अलग कराना और उसके छिलके को अलग करवाना, भूसे को अलग करवाना, वही क्या कहलाता है? ओसाना कहलाता है। आगे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश किस कवि से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये बहुत फेमस रचना छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पालेश्वर शर्मा जी की ये रचना है, तो डॉक्टर पालेश्वर शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पिंजरा कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम लिखिए। तो पिंजरा कहानी जो है वो तुलसी देवी तिवारी के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे देख रहे हैं, तू मन बिल्कुल ठीक कहे को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? तय हाँ ठौका कहे। ठीक है, ठौका मतलब ठीक होता है, आप या बिल्कुल ठीक को हम बोलते हैं ठौका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तय हाँ ठौका कहे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मानक भाषा का सामान्य अर्थ आदर्श भाषा, शुद्ध भाषा या टकसाली भाषा या परिनिष्ठ भाषा से है, परिष्कृत भाषा और ऐसी भाषा जो व्याकरण भाषा को उच्चारण एवं लेखन के समरूप हो। मतलब जिसका व्याकरण, उच्चारण और लेखन में समरूप होता है, एक समान होता है, उसमें अलग अलग प्रकृति नहीं दिखाई देती, और साथ में जो बिल्कुल शुद्ध होता है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द मानक भाषा या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसी को मानक भाषा को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मानक भाषा कैसी भाषा है? तो मानक भाषा शुद्ध और परिनिष्ठित भाषा है, जो कि व्याकरण सम्मत होती है और इसके लेखन में और उच्चारण में एक रूपता दिखाई देती है, तो उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? मानक भाषा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना था। ये आपका पार्ट 3 था, तो पहला पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अगला टेस्ट इसी का मेगा टेस्ट है, जिसमें हम तीनों लैंग्वेज को एक साथ, जिस पैटर्न में पीएससी एग्जाम लेता है उसमें पैटर्न में आपको सामने लेके आएंगे। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर से 3 अलग अलग टीचर करते हुए दिखाई देंगे आपको। हिंदी का सब्जेक्ट जो है वो सौरभ सर के द्वारा दिखाई देगा, जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो अनमोल सर के द्वारा, और फिर से छत्तीसगढ़ी
का जो मेगा टेस्ट है वो लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्री प्लस मेंस की हो, मेंस की हो या प्री और व्यापम की हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपनी मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।